नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की क्वेश्चन सीरीज में मैं बात करूंगा नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की क्वेश्चन सीरीज में मैं बात करूंगा साइंस और साइंस में भी केवल और केवल केमिस्ट्री के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो लगभग किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब वो एग्ज़ाम चाहे आपका कोई भी हो, लेकिन ये एग्ज़ाम सभी परीक्षाओं में पूछे, ये क्वेश्चन जो है ये सभी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है। दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाता जाऊंगा, उनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले पारा। अब पारे का आपको सिंबल पता होना चाहिए कि पारे का सिंबल क्या होता है। तो दोस्तों पारे का जो प्रतीक होता है वो होता है Hg। याद रहेगा कि पारे का जो प्रतीक है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है Hg। दूसरी बात, पारे के साथ किसी भी धातु का मिश्रण, दोस्तों दो या दो से अधिक धातुओं को जब अपन मिला देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। और मैं कह रहा हूं एक कोई धातु है, उसके साथ में भी आप क्या मिला रहे हो, कोई दूसरी धातु और कोई नया कंपोनेंट बना रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलते हैं अपन मिश्र धातु। क्या बोलते हैं उसको अपन? अब इन दोनों धातुओं में से अगर आपके पास कोई एक धातु क्या है, कोई एक धातु अगर आपके पास क्या है, अगर कोई एक धातु आपके पास है पारा यानी कि Hg, और पारे के पास किसी धातु को मिला रहे हो तो बनेगी तो वो मिश्र धातु ही बनेगी, तो वो क्या, मिश्र धातु ही। लेकिन उस मिश्र धातु को अपन क्या बोला करेंगे दोस्तों, उसको अपन बोलेंगे अमलगम। अमलगम, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये अमलगम क्या काम आता है, अमलगम क्या काम आता है। ये हैंडराइटिंग कैसे बन गई भाई, मैं कह रहा हूं एक धातु कौन सी है, पारा, और पारे के साथ में क्या मिला दी, कोई दूसरी धातु। तो जो मिश्र धातु बनेगी ना, उस मिश्र धातु को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे अपन अमलगम। क्या बोलेंगे? अमलगम। कोई धातु है आपके पास, उस धातु के साथ में कोई दूसरी क्या है, नंदू उठाओ। देखना आप वापस कर दे। नमस्कार दोस्तों आज की इस क्वेश्चन सीरीज में मैं लाया हूं आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चंस, लगभग किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आपने कर लिए तो मेरी गारंटी है आप कम से कम 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे इन लगभग 80-90 क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जिन्हीं में से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि पारे का सिंबल क्या होता है। तो दोस्तों पारे का जो सिंबल होता है वो होता है Hg। क्या होता है? Hg। और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं मरकरी। क्या बोलेंगे? मरकरी। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, मिश्र धातु क्या होती है।
दोस्तों जब भी किसी दो धातुओं को अपन आपस में मिलाते हैं, धातु के साथ दूसरी अपन ने क्या मिला दी, धातु, तो क्या बन जाती है आपके पास बनती है दोस्तों मिश्र धातु। यहां तक तो क्लियर है। तीसरी बात कि इनमें से जो दो धातुओं को आप मिला रहे हो उनमें से कोई एक धातु कौन है, पारा यानी कि Hg है, साथ में दूसरी कोई धातु है, और जो आपके पास प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त तो क्या होगी दोस्तों, मिश्र धातु ही प्राप्त होगी। लेकिन इस मिश्र धातु को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों अपन अमलगम। क्या बोलेंगे, अमलगम। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात कि मिश्र धातु का निर्माण क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं अपन मिश्र धातु को। दोस्तों मिश्र धातु को बनाने का मेन मुख्य उद्देश्य ये होता है, कुछ मेटल्स क्या होती है जल्दी से खराब हो जाती है, उनमें जंग लग जाता है, उनके साथ किसी धातु को मिला देंगे ना तो उसके साथ जो बनने वाली मिश्र धातु है वो आसानी से खराब नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा। दूसरी बात, कुछ धातुओं की डेंसिटी कम होती है, या मैं कहूँ कि उनकी डक्टिलिटी, या मैं कहूँ कि उनको ना मोड़ने की क्षमता है वो कम हार्ड होती है, तो उनको हार्ड बनाने के लिए भी क्या बनाते हैं अपन, मिश्र धातु। आगे अपन बहुत सारी मिश्र धातुओं की बात करेंगे। तीसरी बात करते हैं अपन कि अमलगम जो बना रहे हैं अपन, इस अमलगम का यूज क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। दोस्तों अमलगम का उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। सोने यानी कि गोल्ड और सोने जैसी धातुओं को पिघलाने के हेतु, क्या करने के लिए, पिघलाने, या फिर आप बोल सकते हो क्या, गलाने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, अमलगम, जो एक पारे का क्या है, मिश्र धातु है, इसको अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों किसकी, अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ही मैंने ब्रैकेट में लिखा है HgS। 99% लोगों को यही से बात समझ में आ जाएगी कि Hg लिखा हुआ है यानी कि सिनेबार किसका अयस्क है, Hg यानी कि पारे का। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि पारे का सिंबल क्या होता है, Hg। ठीक है, यहां तक ही क्लियर है। दूसरी बात, इसका रंग कैसा होता है, HgS का जो रंग होता है ना दोस्तों, वो रंग होता है ईंट के जैसे लाल। किसके जैसे, ईंट के जैसा लाल। अरे लाल पूत सपूत की बात नहीं कर रहा, रेड कलर है ना, ठीक है। और दूसरी बात, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, HgS का उपयोग करते हैं गहनों यानी कि आभूषणों में, ऑर्नामेंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन अगले क्वेश्चन की। नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। नालियों और सिंक, नाली जानते हो ना आप लोग, घर के आसपास जो नाली होती है, अगर वह नाली चौक हो गई, जाम हो गई, उसमें कचरा फंस गया, गंदगी फंस गई, तो उसको निकालने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं दोस्तों। एक नाम सुना होगा आपने, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका सिंबल होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। दूसरी बात मैं आपको कहूं कि ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का है क्षार, जिसको अपन बोलते हैं बेस। ठीक है। तीसरी बात, इसका काम किस में लेते हैं, नालियों और सिंक को खोलने के लिए। उसके अलावा किस में काम में लेते हैं, साबुन बनाने में। क्या बनाने में, साबुन बनाने में भी इसका काम में लेते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। तीसरी बात कि और कहाँ काम आ सकता है ये, प्लास्टिक बनाने में, कागज बनाने में, सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, इनमें भी कौन काम में आता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों मैं कि ये एक क्षार है और एक होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ मिलता है, किसके साथ मिलता है, तो आपके पास बनता है लवण, और साथ में क्या बनता है दोस्तों, और साथ में बनता है आपके पास जल। अब ये अम्ल और क्षार, मान लो मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और NaOH एक कोई क्षार ले लिया, दोनों को जब मिलाएंगे तो लवण बनेगा NaCl और साथ में क्या बन जाएगा, जल। यहां तक मेरे ख्याल से आपको पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
यूरिन विट्रियोल एक यूरेनियम सल्फेट USO4 का होल्टवाइज है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है दोस्तों, इसको मत पढ़ना है ना। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे अपन गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तीसरी बात, इसका एक और नाम है, एक तो बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल गंधक का अम्ल, एक बोलते हैं इसको अपन क्या दोस्तों? अम्लों का राजा। कोई आपसे पूछ ले कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो अम्लों का राजा दोस्तों किसको बोलते हैं अपन? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को ही बोलते हैं। और ये एक प्रकार का कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? ये प्रबल अम्ल होता है। एग्जाम में कई बार जब आप ये इसके मोलरता, नॉर्मलता, अणुभार निकालते हो ना, तो इसका पूछ लेता है अणुभार। क्या पूछ लेता है? तो दोस्तों इसका अणुभार होता है 98। 98 कहाँ से आया दोस्तों? H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं या परमाणु हैं। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 1 × 2। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे है ना। प्लस में क्या कर दो? सल्फर। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 4 एटम्स है इसके। 16 चौक 64, 64 प्लस 32 प्लस 2, तो 4 2 6 और 2 8 और 6 और 3 9, कितना आ गया? 98। और इसके बारे में आप क्या बता सकते हो? सल्फ्यूरिक अम्ल के इसका यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? इसका यूज करते हैं अपन फिटकरी बनाने में। क्या बनाने में? फिटकरी बनाने में। और कहाँ यूज कर सकते हैं इसको बताओ? और सीसा भंडारण में, जो ग्लास का स्टोरेज होता है वहां भी इसको काम में ले लेते हैं। पीएच स्केल की सीमा क्या है दोस्तों? सबसे पहले पीएच क्या चीज है? पीएच होता क्या है दोस्तों? जो पीएच होता है ना दोस्तों, पीएच, इसमें एक्चुअल में पी छोटा होता है और एच कैपिटल होता है। पी का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का स्केल होता है जिससे हम अम्लता या फिर क्षारकता की जांच करते हैं कि कोई विलयन कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। ये अपन जांच करते हैं किससे? पीएच स्केल से। पीएच में पी का मतलब होता है पावर, पोटेंज। पीएच जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? पीएच जो है दोस्तों ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा में पी को क्या बोला गया था? पोटेंज। क्या बोला गया था? पोटेंज। और पोटेंज का मतलब होता है अपनी लैंग्वेज में पावर या फिर क्या होता है? शक्ति। पावर या फिर शक्ति। एच का मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एच का मतलब होता है क्या? हाइड्रोजन आयन की क्या? सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को अपन क्या कहते हैं? पीएच। वो आपको याद नहीं करना है। आपको याद क्या करना है कि पी का मतलब क्या होता है? पोटेंस। और पोटेंस का मतलब होता है पावर यानी कि शक्ति। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तीसरी बात, पीएच स्केल क्या काम आता है दोस्तों? पीएच स्केल किसी भी विलयन की अम्लता या फिर क्षारकता की जांच करने के लिए काम में लेते हैं अपन। किसको? पीएच स्केल को। अगली बात करते हैं, इसकी लिमिट कितनी होती है दोस्तों? इसकी जो लिमिट होती है ना वो होती है 0 से लेकर 14 तक। कहां से कहां तक? इसकी जो लिमिट होती है 0 से लेकर 14 तक। ऐसा स्केल होता है 0, बीच में बिल्कुल मिड में इसके 7 लिखा होता है और लास्ट में 14 लिखा होता है। 0 से 7 तक की जो वैल्यूज है दोस्तों, 0 से 7 तक की जो वैल्यूज है वो एसिड यानी कि अम्ल को रिप्रेजेंट करती है। 7 से 14 की जो वैल्यूज है वो बेस यानी कि क्षार को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी बात, 7 से, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, 7 से जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। उतना ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से
जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्षारीय। भूल जाओगे तो आप इसको ऐसे याद रखो, मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको, ठीक है। ये पीएच स्केल है मान लो, कहाँ गया, मान लो ये आपका पीएच स्केल है, यहाँ पर 0 वैल्यू लिखी होती है, यहाँ पे 7 लिखा होता है और यहाँ पे 14 लिखा होता है। जो बीच की वैल्यू 7 होती है दोस्तों उसको बोलते हैं अपन उदासीन यानी कि न्यूट्रल। जो आपके साधारण जल या मैं कहूँ आसुत जल कह सकते हैं, आसुत जल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7। अब ये बॉक्स देखो आप, इधर चौड़ाई ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो 7 से जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये अम्लीय होगा। मान लो किसी सॉल्यूशन की वैल्यू आपके पास है 1, किसी की है 2, किसी की है 3, तो 1 जिसकी वैल्यू आ रही है दोस्तों वो होगा ज़्यादा अम्लीय, 2 जो होगा वो होगा थोड़ा कम अम्लीय, 3 जो होगा वो और ज़्यादा कम अम्लीय होगा, और 7 पर पहुँचते पहुँचते वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो जाएगा। ऐसे ही 7 से आगे जाएंगे, 7 से आगे जाएंगे तो मान लो किसी की वैल्यू 8 है, किसी की वैल्यू 9 है, किसी की वैल्यू 10 है, किसी की वैल्यू 11 है, तो जो 11 वाला है वो 10 वाले की तुलना में ज़्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है पीएच स्केल के बारे में। इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल की। आप मुझे बताओ दोस्तों, लैक्टिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, एमिनो अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आपको करना है। इमली का मैंने बताया कौन सा एसिड होता है दोस्तों, टार्ट्रिक एसिड होता है। बाकी आपको बताना है निम्न में से किस रसोई के पदार्थ को घ्राण संकेतक के रूप में काम में लेते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि ये घ्राण संकेतक क्या होता है, बड़ा अजीब सा नाम है घ्राण संकेतक, है ना। अब ये घ्राण संकेतक होता है क्या है दोस्तों, घ्राण संकेतक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स भी क्या होता है दोस्तों, दोस्तों ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि जिसको सूंघने पर, या मैं कहूं कि जिस पदार्थ की गंध यानी कि स्मेल अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में, आई मीन एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अलग अलग हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन घ्राण संकेतक या फिर ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। दोस्तों संकेतक क्या होते हैं, संकेतक यानी कि इंडिकेटर। आपकी गाड़ी में, कार हो चाहे बाइक हो, उसमें भी इंडिकेटर लगे होते हैं। लेफ्ट टर्न करना हो तो आपको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन करना होता है, राइट टर्न करना हो आपको राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करना होता है। तो इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं। और एसिड बेस की अगर बात करें तो अपन उसके लिए एक तो होता है घ्राण संकेतक यानी कि ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, एक होता है आपके पास क्या, कलर इंडिकेटर जो रंग बदल देता है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताओ कि इनमें से कौन है जो ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, प्याज का रस, प्याज बोल सकते हो या प्याज का रस, या फिर वेनिला का रस भी बोल सकते हो। ये भी किसके लिए काम में लेते हैं अपन, घ्राण संकेतक के रूप में काम में आता है। आगे बात करते हैं अपन क्या, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में प्याज की गंध नष्ट नहीं होती है, जबकि क्षारीय माध्यम में जो है ना, प्याज की जो गंध है वो पूरी खत्म हो जाएगी अपने आप ही। नेक्स्ट है दोस्तों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पूछ रहा है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु क्या है, क्रमांक है क्या, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। तो दोस्तों जब आवर्त सारणी, परमाणु सारणी बनी
तो दोस्तों जब परमाणु सारणी बनी ना तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। उनमें से एक वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, एक थे मॉजली, बॉयल तो इसके अंदर आएगा भी नहीं क्योंकि गैस का नियम आता है। बॉयल ने क्या दिए थे? गैस के नियम। विलियम रामसे कहीं आसपास में ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान को जहां काम में लिया था वो था दिमित्री मेंडलीफ। अगर परमाणु द्रव्यमान की जगह आपके पास परमाणु क्रमांक आ जाए, क्या आ जाए? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के बारे में या परमाणु क्रमांक के द्वारा आवर्त सारणी किसने बनाई थी? वो बनाई थी दोस्तों हेनरी मॉजले ने। किसने बनाई थी? हेनरी मॉजले ने। क्लियर है? नेक्स्ट है टिन का प्रतीक क्या होता है? दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, वो इसलिए है क्योंकि आपको कंफ्यूज करता है। और कंफ्यूज क्या करता है? टीआई का प्रतीक कुछ लोग टीआई लिख देते हैं, टिन, ठीक है, जो आपके पास पूरा पूरा क्या है? गलत है। दोस्तों टिन का प्रतीक होता है एसएन। किसका प्रतीक होता है? टिन का। ऐसे ही आपके पास कई बार क्या होता है? लेड का पूछ लेता है, लेड। ये कंफ्यूजिंग है। लेड का सिंबल होता है पीबी। लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। टिन का सिंबल क्या होता है? एसएन, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म एक संभारिक का उदाहरण है? अब दोस्तों एक तो होता है समस्थानिक और एक होता है संभारिक। पहले मैं उसकी बात करता हूं। अरे यार, समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं, उनकी 1 बाय 1 बात करते हैं अपन, है ना। दोस्तों नाम को अगर आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करोगे, समस्थानिक, समभारिक, समस्थानिक, समभारिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही परमाणु के ऐसे मैं कहूं एक ही परमाणु संख्या वाले तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो समस्थानिक में तो क्या होती है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक में क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। लेकिन ये होते किसके हैं दोस्तों? एक ही परमाणु के होते हैं। और समभारिक में क्या होते हैं? समभारिक होते हैं अलग अलग परमाणु के जिनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? समान होती है, परंतु परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है। तो समभारिक पूछ रहा है अपन से। और समभारिक जो है ना, क्लोरीन और ऑक्सीजन नहीं होगा दोस्तों, कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास तेल और वसायुक्त भोजन जब अधिक समय तक रखे जाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया के कारण इनके स्वाद में बदलाव होता है? दोस्तों जो भी तेलीय पदार्थ होते हैं उन तेलीय पदार्थों को अगर हम क्या कर लें, दोस्तों जो तेलीय पदार्थ होते हैं उन तेलीय पदार्थों को अगर अपन क्या करें, लंबे समय तक खुले में रखें, ओपनली रखें, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो ऑक्सीकरण कर लेंगे और उनका क्या हो जाएगा? विकृत गंधिता हो जाएगी। उसको अपन क्या बोलते हैं? जब तेलीय पदार्थ, जैसे आपने देखा होगा पूड़ी, चिप्स, ये अगर खुले में रखे होते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, तो जब इनको लंबे समय तक खुले में रखते हैं तो इनका गंध और स्वाद दोनों ही बदल जाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता, जिसको अपन अंग्रेजी माध्यम में क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी, ठीक है। किण्वन क्या होता है? अपघटन क्या होता है? प्रतिस्थापन क्या होता है? सब पे क्वेश्चन है, डिपेंड करता है आगे वाले क्वेश्चनों पे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? दोस्तों बताओ कौन सी जोड़ी सही से मेल नहीं खा रही, मतलब किसका सूत्र कौन सा नहीं है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है, राइट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH होता है, ये भी राइट है। सल्फ्यूरिक एसिड इट्स कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड इट्स कॉल्ड किंग ऑफ एसिड्स और ऑयल ऑफ विट्रियोल, गंधक का एसिड जिसको बोलते हैं, फॉर्मूला H2SO4 ही होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ये थोड़ा सा सस्पेक्टिव है, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH, होल ट्वाइस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों लगता है? बिकॉज Mg की जो वैलेंसी होती है दोस्तों, संयोजकता होती है, वो होती है 2। हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता होती है 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है क्या? MgOH का होल ट्वाइस।
यहाँ तक भी मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर है। लगभग 14 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और 14 क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर दी है। जंग लगने से बचाने के लिए वो लोहे पर एक सुरक्षात्मक लेप किया जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं या किस पदार्थ का लेप किया जाता है? दोस्तों लोहे के ऊपर जो लेप करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? यशद लेपन। क्या बोलते हैं? यशद लेपन। और लेपन किसका करता है? जिंक का। किसका करते हैं? जिंक का करते हैं ना। हाँ। बुझा हुआ चूना रासायनिक रूप से क्या होता है? दोस्तों बुझा हुआ चूना या फिर बिना बुझा चूना, ये तो बुझा हुआ पूछ रहा है। अगर आपसे बिना बुझा चूना ये पूछ ले एग्जाम में कि बिना बुझा चूना इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों बिना बुझे चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब इसमें आप पानी डाल दोगे ना, H2O डाल दोगे, तो आपके पास मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं अपन क्या? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। सब बातें आपको ध्यान रखनी है। दहन के लिए निम्न में से कौन सी गैस आवश्यक है? दहन के लिए दोस्तों किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको नेसेसरी जो होती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन की होती है। बच्चों को पता है चांदी का प्रतीक क्या होता है? मैंने आपको पहले टिन का बताया। मैंने पहले किसका बताया? टिन का बता दिया, लेड का बता दिया। अब किसका आ गया? चांदी, जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर। और उसका वैसे नाम क्या होता है? अर्जेंटम। अर्जेंटम। इसका सिंबल होता है Ag। लेड का मैंने बताया था Pb होता है। टिन का होता है Sn। ठीक है, तो चांदी का सिंबल क्या होता है? Ag। Au दोस्तों किसका होता है? ये होता है गोल्ड यानी कि सोने का सिंबल। Sb किसका होता है? और Sr होता है स्ट्रॉन्शियम का, CiUm। दोस्तों मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा Sb किसका सिंबल होता है, आप बताना इसको। यदि आप इसे अपने हथेली पर रखते हैं, मतलब कि हथेली पर रखने पर कोई चीज अगर पिघल रही है यानी कि मेल्ट हो रही है, तो वो चीज क्या है? वो पदार्थ क्या है? कौन सी धातु है? दोस्तों दो धातुएं हैं जिनको हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। आपकी हाथ की गर्मी से ही वो चीज पिघल जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वो होती है दोस्तों गैलियम। एक तो होता है गैलियम और एक होता है कौन सा? एक होता है सीजियम। ये दोनों पदार्थ या दोनों धातुएं ऐसी हैं जिनको अगर आप हथेली पर रख लोगे तो आपके हाथ की गर्मी से वो मेल्ट हो जाएगी यानी कि पिघल जाएगी। ठीक है, बताइए, पोज करना इसको। तो वह कौन सी अत्यधिक खाना खाने के बाद पेट में होने वाली अम्लता को क्या खाकर खत्म किया जा सकता है? दोस्तों सब्जियां खाने से पेट की अम्लता खत्म नहीं होगी, फलों का रस पीने से भी नहीं होगी, नींबू पानी बेचारा खुद पहले से एसिडिक है, वो आपके पेट में और एसिड बना देगा। तो एसिडिटी को कम करने के लिए बेकिंग सोडा काम में लेते हैं। दोस्तों क्या काम में लेते हैं? बेकिंग सोडा, जो एक प्रकार का क्षार होता है। जो एक प्रकार का क्या होता है? क्षार यानी कि बेस होता है। और आपको ये पता है जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? लवण प्लस जल। लवण प्लस जल। तो अपन को अम्ल को ही तो खत्म करना है, तो अम्ल को खत्म करने के लिए आपको साथ में क्या मिलाना पड़ेगा? कोई क्षार आपको साथ में पीना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला आप बताओ दोस्तों, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से थी, ऐसे लाइनें बनी हुई थी और ऐसे खड़ी लाइनें भी बनी हुई थी। तो जो क्षैतिज रेखाएं होती है उनको अपन क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। इनमें इस प्रकार की जो लाइनें हैं उनको तो अपन बोलते हैं आवर्त। ऊपर से नीचे की ओर बोलते हैं दोस्तों स्तंभ, आवर्त और स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों
एक बात ध्यान देना, आवर्त सारणी के अंदर जो हेनरी मॉजले जी की मॉडर्न टेबल थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्तंभ है, जो पहला स्तंभ है, जिसमें कौन कौन सी धातु है, हाइड्रोजन जो अपवाद है, फिर आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इस पहले वर्ग की पहले स्तंभ की धातुओं को बोलते हैं अपन क्या, क्षार धातुएं, क्षार धातुएं या फिर एल्कली मेटल्स बोलते हो। क्या बोलते हो, एल्कली मेटल्स। इन धातुओं को अपन आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये धातुएं सॉफ्ट होती हैं यानी कि मुलायम होती हैं, और इनमें भी जनरली सोडियम और पोटेशियम, ये दो धातुएं ऐसी हैं जो ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जिनको इजीली अपन चाकू से काट सकते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन धातुएं ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। सिंबल्स आपको सबके पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, दोस्तों कुछ क्वेश्चनों पहले मैंने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में करते हैं। साथियों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, एक प्रकार का क्षार होता है, और इसका उपयोग करते हैं, बताओ किसके अंदर, धातुओं से चिकनाई को कम करने में, अचार के परिरक्षण में, अखबार बनाने में, या फिर साबुन बनाने में। वैसे उपयोग तो इसमें लगभग दोस्तों सभी होते हैं, लेकिन जनरली इसका उपयोग क्या करते हैं, कपड़ा बनाने में करते हैं, साबुन भी बोल सकते हो आप। तो इसमें आप क्या बोलोगे बताओ, कागज, कपड़ा, अखबार बनाने में आप बोल सकते हो। क्या बनाने में, अखबार बनाने में इसका आप उपयोग करते हैं। और वैसे साबुन बनाने के अंदर भी उपयोग में करते हैं, बट इसका उपयोग ज़्यादा मोस्टली किस में होता है, अखबार बनाने में या फिर पेपर बनाने के अंदर। और धातुओं से ग्रीस को हटाने में, चिकनाई को कम करने के लिए भी इसको काम में लेते हैं। ठीक है, अचार की परिरक्षण में इसको काम में नहीं लेते हैं। अचार की परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट होता है दोस्तों। क्या होता है, सोडियम बेंजोएट को काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक दोस्तों एक एक की बात करते हैं। AS जो होता है ना दोस्तों, ये होता है आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक। AR तो आर्गन का होता है, AN किसी का नहीं होता है, एक्टीशियम का होता है, AC एक्टीनियम का, सॉरी। ठीक है, और आर्सेनिक के बारे में और मैं एक दो बात आपको बताऊं तो क्या बता सकता हूं, इसका एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हो 32 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने के बर्तन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए दोस्तों, जनरली खाना बनाने के लिए देखो, सोडियम तो वैसे भी काम में नहीं आना, क्यों कि सॉफ्ट मेटल होती है। ठीक है, ये तो बर्तन में कैसे लग जाएगी। दूसरी अगर बात करें अपन किसकी, तांबा, पोटेशियम, पोटेशियम भी काम में नहीं आएगा, ये भी कट गया, सोडियम भी कट गया। अब बचा आपके पास बेरियम, बेरियम और तांबा। तो दोस्तों बेरियम भी अलग टाइप की मेटल है, ये भी काम में नहीं आती। जनरली खाना बनाने की धातुओं, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं दोस्तों, तांबा यानी कि कॉपर को काम में लेते हैं। इसकी उसमें चालकता भी अधिक होती है, और ये जल्दी से रस्टिंग भी नहीं होता यानी कि खराब भी नहीं होता, और ऊष्मा के प्रति अधिक चालक होता है। नेक्स्ट है, सामान्य अर्थ वाले प्रतीकों के साथ निम्न में से, ये क्या आ गया, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के मानक रूप में किया जाता है। सामान्य अर्थ वाले प्रतीकों के साथ निम्न में से किसका उपयोग परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित, एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं दोस्तों। जनरली एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 को काम में लेते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग को क्या बोलते हैं अपन, उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है कि परमाणु द्रव्यमान का मात्रक यानी कि इकाई, तो आप क्या बताओगे, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट है, यदि जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जिंक के दानों पर यानी कि जिंक के ऊपर आप क्या डाल रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4।
ठीक है। अगर जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा, ZnSO4, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर जिंक हाइड्रोजन से क्रियाशील नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। अब आपको ये पता करना है कि क्या जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है या फिर नहीं है। तो कोई धातु किसी दूसरी धातु से कितनी ज़्यादा क्रियाशील है या कम क्रियाशील है, ये जानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी, जो कुछ इस प्रकार से है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम और गोल्ड। दोस्तों ये सीरीज आपको इसी सीक्वेंस से याद करनी है। जो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जो धातुएं आ रही हैं वो ज़्यादा क्रियाशील है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है क्रियाशीलता कम हो रही है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम है, उससे कम क्रियाशील सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ध्यान दो यहाँ पे जिंक जो है ना वो हाइड्रोजन से पहले आ रहा है, और जो धातु इस सीरीज के अंदर पहले आएगी वो बाद वाली धातु को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसके लवणीय विलयन से डिस्प्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी, हटा देगी। अब जिंक हाइड्रोजन से पहले आ रहा है, यानी कि जिंक इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेस इजीली हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन H2SO4। तो क्या बना देगा ये, ZnSO4, जिसको बोलते हैं अपन जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। तो क्या बनाएगा, कौन सी गैस बनेगी ये पूछ रहा। तो गैस कौन सी बन रही है आपके पास, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण होता है, इस मिश्रण का अनुपात क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्लराज, जिसको अपन बोलते हैं एक्वारेजिया, अम्लराज का और नाम क्या है, एक्वारेजिया, जिसको आप क्या बोल सकते हो, अम्लराज। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि अम्लराज किन दो पदार्थों का या किन दो विलयनों का मिश्रण होता है। तो आपको बोलना है HCl का यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का। दोस्तों दोनों ही जो एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल होते हैं, और इन दोनों का जो मिश्रण है उसको अपन क्या बोलते हैं, अम्लराज या फिर एक्वारेजिया। लेकिन कंडीशन क्या है कि HCl जो है उसका तो 3 अनुपात होता है और HNO3 होता है उसका 1 अनुपात होता है। ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कंफ्यूजिंग चीज़ यही है कि किस अनुपात को अपन अम्लराज कहते हैं, या अम्लराज बनाने के लिए HCl और HNO3 को किस अनुपात में मिलाते हैं। तो 3:1 के अंदर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पहले नाइट्रिक अम्ल लिखा हुआ हो और बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ हो तो फिर ये अनुपात हो जाएगा 1:3। 1 अनुपात होता है HNO3 का और 3 होता है किसका, HCl का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक क्या होते हैं दोस्तों, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको बोलते हैं अपन कौन से पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। एक होते हैं दोस्तों इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, जिसको बोलेंगे अपन क्या, अकार्बनिक। अब अकार्बनिक और कार्बनिक में आपको नाम में ही समझ में आ रहा है कि जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है वो कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक हो गया, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है वो इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक हो गया। तो ध्यान दो किसके अंदर कार्बन नहीं होता है, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कोई भी अगर शर्करा आपके पास आ जाए तो सभी के अंदर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, है ना, कुछ भी आ जाए जिसके लास्ट में ओस लगा है, क्या लगा है, ओस लगा है, वो शर्कराएं होती है। तो वो
कैसा होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। ग्लूकोज मैंने कहा जिसके लास्ट में ओस लग जाए वो सब ऑर्गेनिक होते हैं। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसको बोलते हैं अपन इथेनॉल। क्या बोलते हैं? तो एल्कोहल कोई भी जो आएगा ना, एल्कोहल हो, कोई भी कीटोन्स हो, है ना, कोई भी एल्डिहाइड्स हो, है ना, इन सब के अंदर भी क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। ये भी होते हैं ऑर्गेनिक। जल बहुत सिंपल है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। कहीं भी आपको इसके अंदर कार्बन नजर नहीं आ रहा, यानी कि जल जो है ना वो कैसा है? अकार्बनिक पदार्थ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? दोस्तों ब्यूटेन, ये जितने भी लास्ट में एन लगते हैं जिनको अपन एल्केन्स बोलते हैं, जितने भी ईन्स लगते हैं इनको एल्कीन्स बोलते हैं, जिनको आइन लगते हैं उसको एल्काइंस बोलते हैं। तो जो एल्केन्स होते हैं, अभी मैं केवल उससे की बात करता हूं। एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो कार्बन होते हैं ब्यूट, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, कार्बन के नंबर 4 होंगे। तो C4H, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10 जो किसका फॉर्मूला हो गया? ब्यूटेन का। नेक्स्ट है एक सफेद कपड़े पर करी का दाग साबुन का उपयोग करने पर भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि साबुन कैसा होता है? दोस्तों करी का दाग जिसमें हल्दी होती है ना, हल्दी बोल सकते हो आप। साबुन कैसा होता है? साबुन दोस्तों हमेशा कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये हल्दी के रंग को बदल देता है। ठीक है। नेक्स्ट है कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में कैसा होता है? दोस्तों अम्ल जो होते हैं ना वो स्वाद में होते हैं खट्टे, क्षार जो होते हैं ना वो स्वाद में होते हैं तीखे, और लवण जो होते हैं ना वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। तो कड़वा कहीं पर भी आ गया तो उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, खट्टे, कड़वा और खट्टा अलग अलग चीज हो गई। इसको अभी एक बार दोस्तों सस्पेंस में रखो, है ना, इसको भी कुछ मत करो। नेक्स्ट है अमोनिया किस आणविक सूत्र वाला एक यौगिक है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अमोनिया का पहले अपन फॉर्मूले की बात करते हैं, 1 by 1 सभी की बात करेंगे। अमोनिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों NH3। NaOH बता रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसको बोलते हैं दोस्तों कौन सी गैस? हास्य गैस। इसको सूंघने के बाद इंसान हंसता ही जाता है। ठीक है। तो अमोनिया को, दूसरी बात, अमोनिया को कौन से प्रोसेस से प्राप्त करते हैं? तो अमोनिया को हेबर विधि से प्राप्त करते हैं। कौन सी विधि से प्राप्त करते हैं दोस्तों? हेबर विधि से प्राप्त करते हैं। और दूसरा कि और तो कुछ है नहीं ऐसा। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? तो दोस्तों हीरा जो होता है ना वो प्रकृति का सबसे क्या है? कठोर, यानी कि हार्डेस्ट मटेरियल है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जिसको कई बार एग्जाम में दोस्तों हिंदी में शब्द लिखा हुआ मिलता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसका हिंदी वर्ड होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी। अब दोस्तों श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या हो गई? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को। किसको? AgBr को। फॉर्मूला होता है इसका क्या? AgBr। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से कौन सी गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? पिछले ही क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने बताया कि ये ऑन तो है ना, लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड गैस को, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? N2O। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है, दमघोटू गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, पेड़ पौधों के लिए प्राणदायक और इंसानों के लिए प्राणघातक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है, सड़े अंडे के जैसी इसमें गंध आती है, सड़े अंडे की गंध, ये दोस्तों सल्फर की होती है वैसे गंध। नेक्स्ट है एसिटिलीन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? दोस्तों एसिटिलीन क्या होती है? एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। इसका अगर अपन
वो करें क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, तो इसका फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड नंदू, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसको अपन किस काम में लेते हैं दोस्तों, फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं, एसिटिलीन गैस काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे कच्चे केले, कच्चे ग्रेप्स, इनको पकाने के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं, एसिटिलीन गैस काम में लेते हैं। दूसरा इसको काम में लेते हैं किसमें दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में। कौन सी वेल्डिंग में, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। नेक्स्ट है दोस्तों, रसोई गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, रसोई गैस में निम्न में से कौन सी गैस या फिर मैं कहूं कौन सी गैसों का मिश्रण पाया जाता है। तो दोस्तों एक नाम ध्यान रखना, बाप, क्या बोलोगे, बाप। वैसे बनता है ब्यूटेन और पैसे बनता है प्रोपेन। तो रसोई गैस में जो आपके सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है उसमें जनरली दो गैसों का मिश्रण ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। अब आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो रसोई गैस में सिलेंडर होते हैं, जब वो सिलेंडर लीकेज होते हैं तब तो उसके अंदर विशेष रूप से एक प्रकार की क्या मिलाते हैं अपन, गैस मिलाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं मर्केप्टेन। मर्केप्टेन में जो गंध होती है उससे अपन को सिलेंडर की लीकेज का पता चलता है। और साथ में दोस्तों बात करते हैं कि जो रसोई गैस के अंदर गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, वो LPG होती है कि CNG होती है। तो दोस्तों रसोई गैस के अंदर जो गैस होती है वो होती है LPG, जो वाहनों के अंदर होती है वो गैस होती है कौन सी, CNG। CNG जो होती है दोस्तों वो वाहनों में होती है और LPG जो होती है वो किस में होती है, रसोई गैस में। क्लियर है। और उस गंध की लीकेज की पहचान करने के लिए मिलाते हैं मर्केप्टेन, और ज़्यादा अच्छे से आप ये बोल सकते हो इथाइल मर्केप्टेन, इथाइल मर्केप्टेन काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चींटी के डंक में मिथेनॉइक, टार्टरिक, ऑक्जेलिक या फिर एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों मिथेनॉइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ये चींटी के डंक में या फिर आप बोल सकते हो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे इसके अंदर, एसिटिक एसिड, इसको को क्या बोल सकते हो, और अपन इसको बोल सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग्स के अंदर कौन सी गैस काम में लेते हैं। तो दोस्तों चिप्स के गैस के अंदर नाइट्रोजन गैस काम में लेते हैं, जो उस चिप्स को या जो तेलीय पदार्थ है उसको संक्षारण से बचाती है। किससे बचाती है, संक्षारण से बचाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान 6 कार्बन अणुओं से टूटे हुए 3 कार्बन अणुओं को कहते हैं। ग्लूकोज के जो 6 अणु होते हैं वो 3 अणुओं में टूट जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं दोस्तों क्या, उसको बोलते हैं पाइरूवेट। नेक्स्ट है, को इसकी अपेक्षाकृत कम ऊष्मा सामग्री के कारण कोयले की निम्न श्रेणी के भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कोयला 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा उसकी बात करते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। बेहतर तरीके से समझने के लिए आप 1 नंबर पे पढ़ो किसको, पीट को, 2 नंबर पे पढ़ो किसको, लिग्नाइट को, 3 पे पढ़ो बिटुमिनस को, और 4 पे किसको पढ़ो, एंथ्रेसाइट्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कौन से कोयले की दोस्तों, एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। दोस्तों पीट कोयला जो है ना, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, आप इसको ऐसे मत पढ़ो, आप इसको सिंपली यहाँ से पढ़ो बिटुमिनस से। बिटुमिनस कोयला क्या होता है दोस्तों, सबसे व्यापक रूप से सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कोयला होता है।
ये मध्यम गुणवत्ता का होता है और इसमें जो है ना लगभग 40 से 75% कार्बन होता है। ठीक है। दूसरी बात करें अपन किसकी, लिग्नाइट की, इसके अंदर 30 से 40% तक कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कोयले की मात्रा जो है ना सबसे ज़्यादा होती है, 75 से 100% तक क्या होता है इसमें, कार्बन। और पीट जो होता है ना दोस्तों, इसके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा है वो होती है 40% से कम। तो सबसे बेहतर कोयला कौन सा होगा दोस्तों, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला है दोस्तों वो सबसे बेस्ट कोयला होता है, एंथ्रेसाइट। उससे कम कोयला जो अच्छा होता है वो होता है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और सबसे खराब कोयला जो होता है वो दोस्तों कौन सा होता है, पीट। अब बात करते हैं भूरे कोयले के रूप में किसको जानते हैं। तो दोस्तों भूरे कोयले के रूप में जानते हैं किसको, एंथ्रेसाइट को, सॉरी लिग्नाइट को। लिग्नाइट को बोलते हैं भूरा कोयला। कौन सा कोयला, भूरा कोयला। ठीक है। और ये जो भूरा कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 40% मैंने बता दिया आपको, और निम्न गुणवत्ता का होता है, आपको पता है ही। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, गोल्ड होती है दोस्तों सबसे तन्य धातु। सबसे ज़्यादा खींच करके पतला तार जो बना सकते हैं वो किसका बना सकते हैं दोस्तों, वो है आपका सोना। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। सबसे अच्छा चालक जो ऊष्मा का होता है दोस्तों वो होता है कौन सा, चांदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी सक्रियता श्रेणी। मैंने बताया था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं सबसे ऊपर होती है। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। क्रियाशीलता होती है क्या, कम। तो जो धातुएं सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी वो ठंडे जल से क्रिया कर लेगी, थोड़ी कम क्रियाशील होगी वो गर्म जल से क्रिया करेगी, और कम क्रियाशील होगी वो वाष्प यानी कि भाप से क्रिया करेगी। तो जल के साथ कौन सी धातु क्रिया कर लेती है, पोटेशियम इसमें नहीं है, सोडियम इसमें नहीं है, कैल्शियम इसमें है, एल्यूमिनियम इसमें नहीं है, जिंक इसमें नहीं है, आयरन इसमें नहीं है, लेड इसमें है। तो दोस्तों लेड तो बहुत नीचे पहुंच गया। ऊपर की 2-3 धातुओं को आप उच्च क्रियाशीलता श्रेणी में मान सकते हो, जिनमें आप कह सकते हो जो कैल्शियम है दोस्तों वो जल के साथ इजीली क्रिया कर लेती है। पीएच स्केल का उदासीन मान होता है दोस्तों 7 के बराबर, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग दूध के आपेक्षिक घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता के लिए करते हैं। तो दोस्तों दूध की शुद्धता के लिए किसको काम में लेते हैं, लेक्टोमीटर को अपन काम में लेते हैं। ओडोमीटर क्या होता है दोस्तों, वाहनों से तय दूरी या वाहनों की दूरी मापने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ओडोमीटर। रोमीटर क्या होता है, और एक आपके पास स्फेरोमीटर। तो स्फेरोमीटर जो है ना वो स्फेयर यानी कि वक्रता मापने के लिए काम में आता है। क्या मापने के लिए, वक्रता मापने के लिए। यहाँ रोमीटर नहीं है, यहाँ पे बैरोमीटर आएगा। रोमीटर कुछ नहीं होता है। बैरोमीटर क्या होता है दोस्तों, वायु दाब मापने के लिए काम में आता है। कौन, रोमीटर। नेक्स्ट है, जंग लगने से बचाने के लोहे पर एक सुरक्षात्मक पर चढ़ाते हैं, और उस पर चढ़ाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, यशद लेपन। और परत किसकी होती है, जस्ते या फिर जिंक की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही कौन से बैक्टीरिया की मदद से बनता है। तो दोस्तों दही में होता है कौन सा बैक्टीरिया, बिफिडोबैक्टीरिया, दुग्धामल बैक्टीरिया, एसिडोफिलस बैक्टीरिया, बैसिलस कोगुलांस। यार ये तो हिंदी वर्ड थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसमें देखना पड़ेगा एक बार ना, इसको रहने दो भी। कौन सी अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लगता है। तो दोस्तों लोहे में जो जंग लगता है उसकी अभिक्रिया जो होती है दोस्तों वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। एग्जाम्पल, या मैं रिएक्शन की बात करूं
आयरन यानी कि लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो बनाता है Fe2O3। यहाँ पे जो आयरन है उसका तो हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीजन होता है उसका हो रहा होता है क्या, रिडक्शन। ठीक है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, यानी कि कौन सा, Na2SO4, और साथ में कौन, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आयंस इंटरचेंज होंगे। Na की जगह Ba और Ba की जगह कौन चला जाएगा, Na, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, यानी कि क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं अपन द्विविस्थापन यानी कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों, तेल और वसायुक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो कौन सी प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आता है। दोस्तों पहले ही बता रखा है मैंने, कौन सी, विकृत गंधिता। नेक्स्ट है साथियों, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण या फिर अपक्षरण। अपक्षरण, आप क्षरण बोल सकते हो, जिसको अपन बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गई यार वो चीज। चलो ठीक है, क्षरण एक तो होता है रेंसिडिटी और एक होता है कोरोजन। इसको बोलते हैं क्षरण, इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। तो धातुएं होती है उनका होता है क्षरण, जो ऑयली मेटल जो ऑयली खाद्य पदार्थ होते हैं उनको अपन क्या होता है, उनका रेंसिडिटी। नेक्स्ट है दोस्तों, अम्ल और क्षार का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी आपको मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखा जाता है तो यह धुंधली हरी परत बना लेता है। रासायनिक रूप से यह हरा पदार्थ निम्न में से किन चीज़ों का मिश्रण होता है, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर पेरोक्साइड। दोस्तों ये होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण। रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, जब कॉपर को लंबे समय तक नमी और खुले यानी कि वायु के संपर्क में रखते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन भी होगी और CO2 भी होगी, तो बनता है CuOH हॉल्टवाइज यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ में कॉपर कार्बोनेट। ये दो चीज़ें बनती है दोस्तों, तो आप बोलोगे कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। जो हरे रंग का पदार्थ होता है यह दो चीज़ों का मिश्रण होता है, किसका, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है, सिनेबार HGS किस धातु का अयस्क है, बता रखा है पहले से ही, पारे का अयस्क होता है। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, बता रखा है आपको मैंने पहले ही। क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहे हैं, ये भी रिपीटेड है। जिसमें आलू तले जाते हैं उसमें तेल की अशुद्धता यानी कि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप्स की थैलियों में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन, बता रखा है आपको। खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है दोस्तों, खट्टे दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है, यहां लैक्टिक एसिड आएगा, ले है। तो खट्टे दूध में दोस्तों यही एसिड होता है, कौन सा वाला, लैक्टिक। इसके अलावा मैं कुछ और बात करूं, सिरका के अंदर कौन सा एसिड होता है, या मैं से बात करूं आपको कि सिट्रिक एसिड किसके अंदर होता है, तो दोस्तों सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में, जैसे कि नारंगी वालों में, नारंगी, नींबू वगैरह में। एसिटिक एसिड दोस्तों किसके अंदर होता है, यह होता है सिरका के अंदर। ग्लाइकोलिक एसिड, इसको तो होल्ड पे रखो। एक होता है दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड, ये टमाटर के अंदर मोस्टली पाया जाता है, किसके अंदर, टमाटर के अंदर। और जो आपके स्टोन्स बनते हैं, किडनी स्टोन्स, तो किडनी की पथरी बोल सकते हैं या स्टोन्स बोल सकते हैं,
वो किसका बना होता है दोस्तों? वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। नेक्स्ट है एलपीजी के घटक कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? बता रखा है मैंने, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। कौन सा तत्व विटामिन B12 के लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 के लिए होता है कोबाल्ट नेसेसरी। और B12 का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? B12 का रासायनिक नाम होता है कोबालमीन। कोबालमीन नाम में दिख रहा है, कोबाल्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको नाम क्या ध्यान रखना है? विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। आपको विटामिन B3 का नाम ध्यान रखना है, इसका नाम होता है नियासिन। आपको विटामिन B5 का नाम ध्यान रखना है पेंटाथेनिक एसिड। कौन सा एसिड? पेंटाथेनिक अम्ल। आपको विटामिन B6 का भी नाम ध्यान रख लेना है। विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडेक्सिन। आपको विटामिन B6 का हो गया। आपको विटामिन B7 का नाम ध्यान रखना है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। इसको खूबसूरती का विटामिन भी कहते हैं। उसके अलावा विटामिन B9 जिसको बोलते हैं कौन सा एसिड? फॉलिक अम्ल। ये केले के अंदर मोस्टली पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 आपको बता दिया कोबालमीन। तो विटामिन B1 का नाम थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथेनिक एसिड, B6 का पायरोडेक्सिन, B7 का बायोटीन और B9 का फॉलिक एसिड होता है। नेक्स्ट है ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो किस कारण से दूध खट्टा हो जाता है? दोस्तों जो दूध होता है उसके अंदर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, जो गर्मी के कारण किस में कन्वर्ट हो जाती है? लैक्टिक एसिड के अंदर। और ये कैसा होता है? खट्टा। अम्ल सारे खट्टे ही तो होते हैं। इनो, गैलोसिलिक, डाइजीन आदि कौन सी दवा के प्रकार है? दोस्तों इनो, गैलोसिलिक और डाइजीन ये होते हैं एक प्रकार के एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल। इनको बोलते हैं क्या है अपन? प्रति अम्ल। ये क्या करते हैं? प्रति अम्ल। और ये क्या करते हैं? अम्लता को कम करते हैं। अम्लता को कम करते हैं। नेक्स्ट है, और मैंने कुछ लिख रखा है दोस्तों, जो एंट एसिड होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। जठर रस में एसिड को प्रभावित करता है और यह एसिड अपचयन एसिडिटी को कम करता है। एंटीहिस्टामिन्स दवाइयाँ क्या होती है दोस्तों? एंटीहिस्टामिन्स वो दवाइयाँ होती है जो आपके शरीर में हिस्टामाइन के प्रभाव को समाप्त करती है, यानी कि एलर्जी से बचाती है आपको। किससे बचाती है? एलर्जी से। हो सकता है कौन कौन सी दवाइयाँ? ब्रोमोफेनार्मिन और टेरफेनाडिन्स, जिसको अपन सेल्डेन और डिमाटेप बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइजर। क्या होते हैं? जो आपके मेंटल डिप्रेशन को कम करते हैं, मानसिक तनाव और रोगों के उपचार को कम करते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या? ट्रैंक्विलाइजर। एग्जाम्पल के लिए आप वेरोनल, अमाइटल, नेम्यूटल और ल्यूमिनल सेकोनल, ये किसके एग्जाम्पल है? ट्रैंक्विलाइजर्स के। गर्भ निरोधी दवाइयाँ कौन कौन सी होती है? जो गर्भाधान को रोकने में सहायक होती है। आपको इसके लिए कौन कौन से मेडिसिन होती है? नॉर्थिस्टेरॉन और एथिनलेस्ट्राडियोल। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिटिक एसिड आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों डाइल्यूट एसिटिक एसिड को अपन फॉर्मूला अगर आपसे पूछें तो आप इसका फॉर्मूला बोल सकते हो CH3COOH, और इसको ओलियम, ब्लू विट्रियल, विनेगर या फिर एलियम। आपको इसको क्या बोल सकते हैं? अपन इसको विनेगर बोल सकते हैं। होता क्या है विनेगर दोस्तों? इसका यूज जो होता है ना, वो कहाँ करते हैं अपन?
जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें एक प्रकार से स्वाद को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। निम्न में से किस गैस का वायु में अधिकतम प्रतिशत है? तो दोस्तों वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन, जो लगभग 78% होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें बहुत कम 0.0036% होती है। ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों तो ऑक्सीजन होती है कितनी परसेंट? लगभग 21%। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन लगभग 0.0003 ठीक है। किसे हास्य गैस कहते हैं? बता रखा आपको, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। एनीमिया कौन सी बीमारी की कमी से होता है? एनीमिया जो होता है दोस्तों आयरन की कमी से होता है। निम्न में से किसे हास्य गैस, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, गैस का उपयोग कौन से फलों को पकाने के लिए करते हैं? बता रखा मैंने आपको कौन सी गैस को, एसिटिलीन गैस को। गोबर गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है? तो गोबर गैस के अंदर दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। शुद्ध जल का पीएच भी आपको बता रखा है कितना होता है? 7 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 बता रखा है। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो मुख्य घटक होता है मीथेन। दीपक की बाती में तेल कौन से कारण से चढ़ता है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। केशिकाकर्षण यानी कि केशिकात्व के कारण चढ़ता है। किस परत का पतला होना सुपरसोनिक जेट प्रदूषण का उदाहरण है? तो ओजोन परत जो है O3 इसका फॉर्मूला होता है, इसके कारण सुपरसोनिक जेट प्रदूषण का कारण है। रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? CaOCl2 को दोस्तों बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद बात करते हैं लिटमस किससे प्राप्त करते हैं? तो लिटमस जो है दोस्तों लाइकेन से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसको बोलते हैं? तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्राई आइस बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है? उत्क्रमणीय यानी कि होता है दोस्तों रिवर्सिबल, और एक होता है इरिवर्सिबल जिसमें प्रोडक्ट से बन जाए रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से अगेन क्या बन जाए? प्रोडक्ट। वो होती है कौन सी? उत्क्रमणीय। दूध फट जाएगा, फटे हुए दूध से पुनः दूध नहीं बनेगा, नहीं है। बर्फ का पिघलना, पिघली हुई बर्फ वापस से जल बन सकती है, जल से बर्फ बन सकती है, यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे क्विक सिल्वर कहते हैं? क्विक सिल्वर किसको कहते हैं दोस्तों? जो मरकरी होता है Hg उसको अपन क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के दौरान भूरा नीला पाउडर लेपित होता है, काला पदार्थ, हरा पदार्थ या फिर लाल भूरा पाउडर। आप भूरा नीला नहीं क्या बोलोगे? लाल भूरा पदार्थ का लेपन हो जाता है। प्राकृतिक रबड़ जो होता है ना वो दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका होता है? आइसोप्रीन का बहुलक। सीमेंट, बजरी, मोटी रेत के मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अपन कंक्रीट कहते हैं। ये लास्ट वाला इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। सोडा जल किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? सोडा जल ठोस में ठोस का, तरल में गैस का, तरल में ठोस का। दोस्तों ये होता है तरल में गैस का विलयन। सोडा क्या होता है? वाटर के अंदर कौन सी गैस? CO2। तो वाटर क्या होता है? लिक्विड। CO2 क्या होती है? गैस। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट है, अन्य धातुओं के साथ पारे का विलयन बहुत अच्छे से पता है, अमलगम कहलाता है। तो दोस्तों ये थे केमिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस। ऐसे ही और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा फिजिक्स के भी और बायोलॉजी के भी। तब तक के लिए बने रहिए। गुड बाय, जय हिंद।